तो वी नो दैट भाई इस केस में इन दोनों के बीच में जो गैप होगा, एनर्जी गैप होगा, दैट एनर्जी गैप इज कॉल्ड डेल्टा टी, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल। और ये तो हो जाएगा अपने लिए बैरी सेंटर, और इन दोनों में जो डिफरेंस होगा एनर्जी का वो अपन क्या ऊपर कर लेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, दिस विल बी प्लस क्योंकि एनर्जी बढ़ा, तो ये 0.4 लिख लेते हैं, और ये माइनस 0.6। वो नंबर कैसे डिवाइड किया वो पता लास्ट टाइम सीखा, वो कैसे अपन डिवाइड है ना। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई वी गॉट दैट, तो अब इसमें अपन कहेंगे इनकी एनर्जी ज्यादा है, these are T2g orbitals, these are Eg orbitals, राइट। अब इस केस में अगर अपन चेक करेंगे द नंबर ऑफ ligands approaching the metal line is 4/36 of octahedral numbers। भाई octahedral में कितने थे, 6 लिगेंड थे, और इसमें कितने हैं, 4। तो इसमें जो लिगेंड फील्ड बनेगा जिसकी वजह से स्प्लिटिंग होगी, तो डेल्टा टी तो वो भी कम हो जाएगा, तो स्प्लिटिंग एनर्जी जो रिपल्सन होगा वो भी कम हो गया, सो द रिपल्शन among electrons of metal line सर and ligand, है ना, and ligand सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्या हुआ सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हॉल जैसा लग रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो अभी बताओ अब क्लियर आ रही है क्या। 4/6 ऑफ ऑक्टेट, तो अपन कहेंगे जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है CFSE ऑफ जो टेट्राहेड्रल का है ना स्प्लिटिंग, दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, दैट इज 2/3 एंड 2/3 ऑफ ऑक्टेट। भाई ये अपना लिगेंड की वजह से और ये अपना एक हो गया अपना रिपल्शन की वजह से, तो 2/3 मतलब हो गया 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टेहेड्रल स्प्लिटिंग। तो अगर अपन को क्वेश्चन में ऑक्टेहेड्रल स्प्लिटिंग गिवन है तो अपन टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग डायरेक्टली बता देंगे, है ना। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग अपन डायरेक्टली बता देंगे, दैट विल बी 4/9 टाइम्स ऑफ ये, ठीक है। अब अपन लिखेंगे इसमें, ठीक है, अब अपन इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। एक बात तो हमें पता चल गया कि y का डेल्टा t का वैल्यू डेल्टा o के कंपैरिजन में कितना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग की अगर अपन बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो 1 2 3 4 जैसे लास्ट टाइम लिखा था, फिर 5 6 7 8 9 10 इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वीक लिगेंड के केस में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो लिखने की जरूरत नहीं, अपन को पता, ठीक है। अब दूसरी बात अपन कहेंगे कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा है, तो फिर पेयरिंग एनर्जी कम हो जाएगी स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। पेयरिंग एनर्जी कम इसलिए अपन ने पेयरिंग ही कर दिया एज कंपेयर टू डेल्टा। वीक लिगेंड के केस में गैप ज्यादा होता है, तो पेयरिंग करना अपन कहेंगे वीक लिगेंड के केस में गैप कम होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ज्यादा गैप होता है। इस गैप ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो मेटल लाइन के इलेक्ट्रॉन है उनसे रिपल्शन ज्यादा शो करता है, तो गैप भी ज्यादा, तो गैप ज्यादा होने की वजह से अपन पेयरिंग कर लेते हैं रादर देन कि अपन उधर इलेक्ट्रॉन ले जाए, यही पेयरिंग कर लेते हैं। वीक लिगेंड के केस में क्या है, रिपल्शन ज्यादा नहीं होता मेटल इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के बीच में, तो लिगेंड वीक है,
तो उस केस में अपन कहते हैं वीक लिगेंड के केस में कि भाई रिपल्शन कम हुआ तो वो पास पास रहते हैं ईजी T2G वाला, तो फिर अपन हंट्स रूल को वायलेट नहीं करते, फिर अपन 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से अपन पेयरिंग करते हैं ना, कोई डाउट नहीं अपन को, वो अपन नहीं लिखते। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, लिगेंड जो है pairing energy is less than delta T, and in case of weak ligand pairing is greater than that is delta T। इसलिए अपन weak ligand के केस में pairing नहीं करते क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी हो जाए एंडोथर्मिक। तो मुझे नहीं लगता किसी को डाउट, राइट? इस टाइप से अपन बनाओ। अब ये एक पॉइंट लिख लिया अपन ने, अब दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। अब अपन को ये नहीं बताने की जरूरत है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सब अपन को पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब let's say that मैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट, वो भी अपन को कैलकुलेशन आता है। ये बात अपन को पता है कि जो स्प्लिटिंग होता है वो 3D ऑर्बिटल्स होता है, ये अपन को पता है कि जो स्प्लिटिंग होता है वो, और अपन को अच्छे से पता है कि टेट्राहेड्रल में 3D ऑर्बिटल यूज होता ही नहीं क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए अपन को इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर अपन से इलेक्ट्रॉन फिलिंग पूछे, अपन तो ऐसे लिखना चाहते थे भाई लिगेंड वीक हो या स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो DsP2 हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी, तो वीक लिगेंड है तो पेयरिंग होनी नहीं, sp3 बता। अब यहां पर अगर अपन को कभी इलेक्ट्रॉन फिल करने की जरूरत पड़ी कि भाई टेट्राहेड्रल है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो बताओ पेयरिंग फिलिंग कैसे करें, राइट ना? जैसे मान लो अपन को ऐसे बताओ, और अपन से पूछा कि बताओ इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे करेंगे, तो अपन कहेंगे +3 का मतलब हो गया कि CO कोबाल्ट +3, ये -3 लिखूंगा क्योंकि ये -6, तो कोबाल्ट +3 में अपन कहेंगे भाई 3d6 बचा अपने पास, पहले कोबाल्ट 3d7 4s2 था, अपन कहेंगे भाई हमारे पास कोबाल्ट +3 से ये बचा अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को अपन कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अपन को पहले से पता था कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन लिखना है तो ऐसे होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसको एक यहां ले जाएंगे बस, क्योंकि DsP2 बता, 2 अनपेयर्ड इसमें। एक्स्ट्रा पेयरिंग कितनी हुई इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन, वो n स्टार वाला पार्ट ना, कल बताया था ना, n स्टार वाला पार्ट, तो एक्स्ट्रा पेयरिंग कितनी की अपन ने, 1, मतलब n स्टार इसमें 1, और वीक लिगेंड के केस में तो n स्टार हमेशा 0, ठीक है? तो हाइब्रिडाइजेशन ही तो DsP2 आएगा, अपन कहेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है DsP2 आएगा, इसका रोल ही नहीं है, टेट्राहेड्रल है ही नहीं, ये तो स्क्वायर प्लेनर है, तो अपन कहेंगे स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग बता दो, तो ये तो ऑक्टाहेड्रल में, अब इधर कुछ ज्यादा था नहीं तो अपन इसको डिस्कस भी नहीं करते, तो क्या अपन को पता है क्या, ठीक है? तो अपन स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं। अच्छा CFSE भी कैलकुलेट, मतलब इसमें अपन से पूछेंगे तो बता देंगे, CFSE will be equal to, that is -0.6 into number of electron in Eg orbitals plus +0.4 number of electron in each, that is T2G orbitals, into delta T plus n star p, और डेल्टा टी कैसे गिवन होगा, वो इक्वल टू h होगा, तो बताया था मैंने कल, वैसे तो क्या n स्टार, अभी मैंने चेक किया कैसे, सब कुछ वैसे है,
अब अपन थर्ड ले लेते हैं, दैट इज थर्ड में स्क्वायर प्लेनर की बात। देखो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर अपन सबको पता है कैसे होता है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर अपन सबको पता है कैसे होता है। उसको दिख नहीं रहा है, इससे बाहर नहीं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, स्क्वायर प्लेनर, जब स्क्वायर प्लेनर बनता है तो अपन को स्ट्रक्चर तो पता है कैसे बनता है स्क्वायर प्लेनर। अब ऐसे लिखते तो ऑक्टाहेड्रल होता है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखो, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनता ही है ऑक्टाहेड्रल से, ये हटाने के बाद, समझे ना। तो स्क्वायर प्लेनर बनता ही है ऑक्टाहेड्रल से, आपको इनको हटाना पड़ेगा, मतलब इसका रिलेशन ऑक्टाहेड्रल से, समझ गया ना, इसका रिलेशन ऑक्टाहेड्रल से। अब ये सब नहीं लिखना, मैं ड्रॉ करके तुमको पता है कैसे लिखना। अपन तो क्या करेंगे, स्क्वायर प्लेनर का मतलब है आप पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बना रहे होंगे, यहां पर आपने 5 ये ऑर्बिटल लिए होंगे, इधर वो ऐसे हो गए होंगे 5 ऑर्बिटल, और रिपल्शन की वजह से डिजेनरेटेड ऑर्बिटल का एनर्जी जैसे पहले बढ़ा था वैसे बढ़ गया होगा। अब अगर और पास आ जाएंगे तो ऐसे बन जाएंगे T2 और T2G ऑर्बिटल, ये ऑक्टाहेड्रल के केस में है। अब अपन को एक बात अच्छे से कि अगर आप स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल को आपस में कोरिलेट कर रहे हो तो ligands are going to approach through the axis, ligands are going to approach through the axis, right ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे पहले ये बताओ अगर थ्रू द एक्सेस है तो फिर स्प्लिटिंग भी मुझे मतलब उन्हीं की ज्यादा बतानी चाहिए, और ऑक्टाहेड्रल में क्या था, बिटवीन द एक्सेस था या थ्रू द एक्सेस, थ्रू द एक्सेस। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अब इनका भी स्प्लिटिंग, इनका भी स्प्लिटिंग, मतलब ऑक्टाहेड्रल है। अब अगर 4 लिगेंड होते, अगर 4 लिगेंड है तो टेट्राहेड्रल में ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि वहां पार्टिकल ज्यादा होता है, राइट ना। 109 था ना पार्टिकल, तो सबको पता है वो 109 बोले तो क्या, स्क्वायर प्लेनर होगा तो 90, अभी 109 होता तो और अच्छा होता, तो 90 पे अगर अप्रोच करवाना है तो और ज्यादा रिपल्शन, इससे भी ज्यादा रिपल्शन, उसमें तो ऑक्टाहेड्रल से भी ज्यादा रिपल्शन। ऑक्टाहेड्रल में कम से कम 90 थे तो 6 तो लिगेंड थे, इधर तो आप ऊपर और नीचे कुछ भी नहीं रखे हुए और 4 लिगेंड है, तो उसमें क्या होगा कि ये भी टूट जाएगा, और इसमें कैसे टूटेगा, ऐसे ब्रेक, एक्सिस से अप्रोच कर रहा था ना, तो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, क्योंकि dz स्क्वायर ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे चलेगा, इधर dz स्क्वायर, उसमें रिपल्शन कम। अब अगर इसको आप dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बता रहे हो मुझे, तो इसके बाद सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन फेस करेगा, जो इनके बीच में हो, तो ये तो परपेंडिकुलर है dz, इनके बीच में कौन होता है, xy, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के सबसे ज्यादा पास कौन होगा, dxy। अगर dxy होगा तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा रिपल्शन इसमें, और उसके बाद dxy, उसके बाद dz स्क्वायर, उसके बाद dxy एंड बस, ये होता है। अब यहां 3 टाइप की एनर्जीज आते हैं, एक एनर्जी डिफरेंस ये भी आएगा, एक एनर्जी डिफरेंस ये भी आएगा, एक एनर्जी डिफरेंस ये भी आएगा, और टोटल एनर्जी डिफरेंस, टोटल एनर्जी डिफरेंस ये आएगा, इसको अपन डेल्टा स्क्वायर प्लेनर करेंगे, जैसे डेल्टा टी लिखा था वैसे डेल्टा स्क्वायर प्लेनर। अब डेल्टा स्क्वायर प्लेनर में तो इसके ऑर्बिटल स्प्लिट होके नीचे आ गए और इसके स्प्लिट होके
ऊपर चले, इसका मतलब है ऑक्टाहेड्रल से उसमें स्प्लिटिंग टोटल एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में ऐसे था और ये भी स्प्लिट होकर नीचे ऊपर चलेगा। तो अपन कहेंगे इसका मतलब है कि डेल्टा स्क्वायर प्लेनर जो है वो सबसे ज्यादा है, डेल्टा ओ से ज्यादा, और ये डेल्टा टी से। डेल्टा स्क्वायर प्लेनर जो होता है दैट इज 1.3 टाइम्स ऑफ डेल्टा। बाकी उन दोनों का रिलेशन आपको पता है। अब मुझे ये पता चल गया कि जब आप हाइब्रिडाइजेशन लिखते हो, जब आप हाइब्रिडाइजेशन लिखते हो डी स्क्वायर एस पी थ्री, तो इसमें डी स्क्वायर एस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और जब आप डी एस पी टू लिखोगे तो इसमें ये जो डी ऑर्बिटल यूज होगा वो ये वाला डी जेड स्क्वायर यूज। तो अब अपन ऐसे भी बोल सकते हैं भाई, अपन ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़े वो तो आपको पता चल गया, और अगर ये sp3d होता ना तो ये dz स्क्वायर, और अगर sp3d2 होता ना तो भी d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। अब दो डी यूज करोगे तो यही रहेगा। तो अपन को ये पता चल गया कि जब आप d sp2 लिखते हो तो ये वाला होता है, लेकिन अगर sp3d है तो dz स्क्वायर, और sp3d2 या d2 sp3 है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है dz। और अगर sp3d3 है तो फिर ये तीन यूज हो जाएंगे सिमेट्री की वजह से। sp3d3 sp3d3 में dxy dyz dz। ओके, लिख लिया तो आगे चलिए। चलो भाई देखो, अब अपन क्या करते हैं, अपन देखिए अब अपन छोड़ो सब, अपन को लिखना आता है, काम का परेशान मत करो, काम की बात करो, राइट ना। छोटे बच्चों को तो उनको सारा पढ़ाते रहो, बाकी सब पता है कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, तो सब पता है, काम की बात करो। N9 plus with any details.
will have D2sp3। अच्छा, तो पानी है तब भी, हाँ, Cl है तब भी, हाँ, Br है तब भी, हाँ, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड्स, अगर निकल का +3 कॉम्प्लेक्स है तो अपन को D2sp3 ही बताना है। हाँ, निकल में कोबाल्ट, सॉरी, एक्चुअली मैं निकल के बारे में भी सोच रहा था कि उसमें क्या है, कोबाल्ट, निकल के बारे में सोच रहा था, उसमें भी कोई एक्सेप्शन होगा कि नहीं होगा, या सिर्फ कोबाल्ट में ऐसा करना है। तो कोबाल्ट के जितने भी है +3 वाले, वो सबके सब D2sp3 होगा, एक्सेप्ट बस यही है जो sp3d2 होगा कोबाल्ट +3 में, बाकी सारे के सारे, राइट। कॉपर +2 जो होगा ना, वो H2 dsp2, मतलब अपन एक एक्सेप्शन लिख रहे हैं कॉपर का, बाकी नॉर्मल बिहेव करें। Cl है sp3, Cl है sp2, वाटर इज अ वीक लिगेंड, ओपन बाउंड्री लाइन पे, तो वाटर को मोस्टली आप वीक लिगेंड बोलते हो, लेकिन कॉपर के लिए स्ट्रॉन्ग जैसे बोलते हो, तो वो एक्सेप्शन लिख रहे हैं, बाकी नहीं लिख रहे। समझ गए ना, अपन ऐसे नहीं करेंगे कॉपर के +2 वाले सारे dsp, कॉपर का +2 जब वाटर है तो dsp2 है, होना चाहिए था sp3, लेकिन है dsp2। Fe+2 and Mn+2 amines are D2sp। अब dsp2 लिखने का मतलब विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ऑब्वियसली बात है, वो थोड़ी बताने की जरूरत है ना। अब ये हाइब्रिडाइजेशन लिखा है तो आपको कोऑर्डिनेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए, करना है तो फिर भी लिख दो dsp D2sp, इट विल बिहेव एज अ स्ट्रांगली, वैसे भी अपन उसको स्ट्रांगली है, ठीक है। वो पार्ट अपन को याद है कि एक ही इलेक्ट्रॉन अगर हटा दें, इंजेक्ट कर दें लास्ट ऑर्बिटल में, तो मतलब उससे अपन कोशिश करेंगे कि D2sp3 बन जाए, अगर एक आधा इलेक्ट्रॉन स्ट्रांग लिगेंड से बाहर भी अपन को लेके जाना पड़े तो उस पे डाउन कर, मतलब कोई खुद ही 0.4 लिखना हूं, लेकिन वो थोड़ा इनसे है। ऑल कॉम्प्लेक्स ऑफ 4d and 5d elements will be sp3 dsp2 with coordination number 4, उसमें dsp2 लिखना है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है then it is dsp, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है so it will be D2sp3 irrespective of the strength of ligands, strength of ligands। अच्छा, मतलब आप ऐसे बोल रहे हो दोस्तों कि मान लो पैलेडियम Cl4 लिखा है, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, चलो भाई कोई बात नहीं, आपने कहा ना, राइट, मतलब कोई भी मैंने लिया वो मतलब ओपन तो पता है, चलो ऐसे करते हैं। रेडियम 20 कोई बात नहीं है ना, 4d है तो हो गया, इररिस्पेक्टिव ना, मुझे कुछ सोचना ही नहीं।
और कोई एक्सेप्शन होगा तो रहे, आपको बताना है बताओ, नहीं बताना नहीं, हम तो यही एक्सेप्शन, ठीक है ना, क्योंकि प्लैटिनम प्लैटिनम का एक कपड़ा तो मिल जाए, लेकिन मैं उसको नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूछेंगे नहीं, ये भी नहीं बताना मुझे, तो पॉइंट नंबर 3 और दोनों ही पॉइंट बस काफी, क्योंकि इसमें अपन को वो बात पता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करने से बिल्कुल स्थिति आ जाएगा, तो हम कर लेंगे, हम खुद ही कर लेते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप बताओ स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, 5D है तो ज्यादा होगा, 4D वाले से ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग लुईस ऐसा दिख रहा है, ऑफ मेटल, अब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैंने तो बताया आपको, तुमको कितना याद हो या मुझे नहीं पता, और ऑनलाइन में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मैं तुम्हें सही बताऊं, तो मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम लोग डाउट पूछोगे तो ही मुझे पता हो कि तुमने क्या, क्योंकि फिर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, बस मैं तो ये पॉजिटिव सोच के रख रहा हूँ कि भाई तुम लोगों ने, मैंने बताया है तो तुमने पढ़ा, मैंने आपको क्लास में बताया है कि इसका साइज छोटा होता है इससे, और इसका साइज छोटा होता है इससे, इन दोनों का साइज नियरली सेम, अपन ने ऐसे पीरियोडिक टेबल में डिस्कस किया था, 3D 4D 5D, इन दोनों में साइज का डिफरेंस डेसिबल के फर्स्ट प्लेस में होता है, और इन दोनों में साइज का डिफरेंस डेसिबल के सेकंड प्लेस में होता है, फर्स्ट प्लेस में भी नहीं, साइज आर नियरली सेम, इवन अपन ने कॉपर सिल्वर गोल्ड लिखा था, तो अपन को पता है कि कॉपर का साइज छोटा होता है सिल्वर से, सिल्वर का साइज बड़ा होता है गोल्ड से, तो ये नीचे है लेकिन उसका साइज बड़ा है, तो एक्सेप्शन वाले पार्ट अपन को 3-4 जगह सर्दी करके बताए थे, ठीक है, उसका रीजन है कि भाई इनमें अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका पुअरेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन अंदर डी ऑर्बिटल ज्यादा है जिनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, तो साइज में ज्यादा वेरिएशन नहीं आ पाता, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस, इसमें तो अपन कहते हैं कि भाई अब इसमें एफ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो दे हैव पुअरेस्ट स्क्रीनिंग, तो भी छोटा, मतलब साइज तो बड़ा लेकिन 14 एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से छोटा, मतलब अगर कोई ऐसे लिख दे अपन को, मान लो ये सब है, मेरी मर्जी में ऐसे, अब अपन कहेंगे ये कुछ अलग टाइप का बता रहे हो, तो निकल पे +3 लिखो, +2 लिखो, ये तो +4 बता रहे हो, तो इसका मतलब है ये वेरी स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर चाहे वीक लिगेंड दिखाओ या स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिखाओ, वो तो इलेक्ट्रॉन मतलब वीक लिगेंड भी है, अगर जैसे अपन ये लिखे अपन तो पता है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, लिगेंड सेवन तो क्या होगा, चार्ज अगर ज्यादा है तो ज्यादा अट्रैक्शन, इसमें ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनेगा, उससे चार्ज ज्यादा है ना, तो स्ट्रॉन्गर लुईस है, राइट, तो स्टेबिलिटी पे ज्यादा, उस पार्ट पे भी आ रहे हैं अपन धीरे धीरे, ये हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ये वाला पार्ट ध्यान रखो अच्छे से, ताकि अपन को कोई कैलकुलेशन नहीं करना, ठीक है, और इस टाइप का अपन को मिलता ही नहीं, मतलब +4 वाला कहाँ देते हैं अपन को, मतलब ऐसे तो बस ये है कि
कोई जानबूझ के अपन से गलती करवाना चाहे कि एक्सेप्शन बना ही दो तो अलग बात है, नहीं तो ऐसा नहीं पूछते। अब अपन चेक करते हैं, क्रिस्टल फिट थ्योरी मेरा खत्म है, इस पार्ट पर ध्यान दें। अब चलेंगे अपन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड हायर ऑर्बिटल। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड हायर ऑर्बिटल, देख भाई इनर ऑर्बिटल का मतलब है जिसमें 3D ऑर्बिटल यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन, मतलब आप DsP2 एंड D2sp3 की बात कर रहे हैं, और जिसमें 3D यूज नहीं करेंगे वो आउटर ऑर्बिटल। थ्री डी ऑर्बिटल इज नॉट, तो अपन देखेंगे भाई sp3 में भी नहीं होता और sp3d2 में। अगर 3D ऑर्बिटल यूज होगा तो मेटल आयन के न्यूक्लियस के ज्यादा पास जाके आप बॉन्ड बनाओगे तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अच्छा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा। भाई अगर दूर से ही बॉन्ड बनेगा, दूर से मेटल आयन से अट्रैक्शन शो कर लेते हैं, साइनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। कोवेलेंट बॉन्ड हायर ओवरलैपिंग, मोर स्टेबल। नहीं मैंने आपको समझाया, अगर समझाने में कुछ और है तो बता दो, अब मैं समझा उसका उल्टा उसको लिख देना, आयनिक बॉन्ड ये वो उसका। ओके अपने आप लिख लेना, मतलब मैं क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे हम क्लास में डिस्कस करते हैं, राइट? आप क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना, ऐसे अगर ऑफलाइन हो जाता ना तब तो अल्टीमेट होता। तो हम सीरीज की बात करते हैं ना, क्या आएगा क्या करना। अब दो वर्ड और यूज होते हैं, जैसे ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो भी देखो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन। समझ से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा लीक है, राइट? अपन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा लिगेंड प्रेजेंट है, अपन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा लिगेंड प्रेजेंट है। अगर एक्स्ट्रा पेयरिंग हुआ लिगेंड की वजह से तो लो इसको, अगर हुआ तो लो स्पिन है, नहीं हुआ तो चाहे लिगेंड स्ट्रांग हो या वीक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको राइट ना। इफ एक्स्ट्रा पेयरिंग टेक प्लेस इसमें, if extra pairing take place due to ligand,
कॉम्प्लेक्स अपने आप लिख लेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लीजेंड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन ऐसे, है ना, तो समझ में आया ना। अब एग्जांपल लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अपन को भी करना है। अब देखो अपन क्या कहेंगे इसमें एग्जांपल, मैंने ऐसे किया, उसमें एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं हुआ, मेटल से लिगेंड भी से, लिगेंड फ्रॉम, तो अपन कहेंगे देखो क्रोमियम +2 है ना, अपन को पता है क्रोमियम +2 का मतलब ऐसे लिखोगे, पेयरिंग तो करनी पड़ेगी, उसमें नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि +3 है ना, तो इसमें नहीं करनी पड़ेगी, ये +2 था तो पहले से खाली पड़ेगा। अच्छा इंटीजर में पूछ सकते हैं बंदे हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर हाईएस्ट, क्योंकि सीधा सीधा अगर तो कहेगा स्ट्रांग लिगेंड है पेयरिंग करेगा, अगर हम इसमें तो बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूं आपसे, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, पेयरिंग हुआ हमें कोई मतलब नहीं कौन सा लिगेंड, तो लो उसको नहीं हुआ तो भाई हमें क्या बोलता है कौन सा लिगेंड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंस। कोई डाउट होगा तो मतलब बोलना पड़ेगा कि आपको डाउट है बता दो, वैसे नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मतलब ये है कि तुम बैठ के सिर्फ सुनेंगे नहीं, तो डाउट आया तो ये पूछना है कि हमको ये बता दो। मैं और एग्जांपल ले लूंगा, मुझे क्या पता, क्योंकि मेरे पढ़ाने में यही प्रॉब्लम है, मैं कंसेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर नहीं समझता, एग्जांपल जाता है वो अपने आप करो, लेकिन आपको सीधा सीधा पता है जो हमने कहा था वर्ड हमको वो पढ़ना, उसको वायलेट नहीं करना, और बाकी लोग को पढ़ाएंगे वो एग्जांपल खूब सारे देंगे, ये एग्जांपल लेते हैं 8-10 एग्जांपल लिखा है, तो कोटा में भी ऐसे 20-25 एग्जांपल लिखा है, जरूरत क्या है, बच्चा खुद ही कर लेगा। अपन क्या करेंगे नेक्स्ट, अब ये हो गया, अब एक काम करते हैं अपन, पहले एक बार अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो अपन को पता है, मैग्नेट विल बी पैरामैग्नेटिक, मैग्नेट विल बी डायमैग्नेटिक, अपन को नहीं, कलर को डिस्कस करते हैं, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो अपन कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स को डिस्कस, मैं कॉम्प्लेक्सेस के साथ मॉलिक्यूल्स के, तो कोई भी डाउट होगा बाकी तो ऐसे मैं रोज ही आता हूँ क्लास में, मैं डाउट को तुरंत टीचर से पूछता हूँ, डाउट होगा कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स में। अब कलर के बहुत सारे रीजन, ठीक है, तो पहले अपन कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करते हैं, कॉम्प्लेक्स है unpedant, it is paramagnetic and color and color। अब पैरामैग्नेटिज्म तो तुमको कैलकुलेट करना, और mu will be equal to this बार बार अपन बोल रहे हैं पी तो अपन कलर बता,
कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिनमें कलर मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी कलर है, तो वो अलग होगा, अपन दूसरे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। पहले अपन कलर की बात करें। अब अपन क्या कहेंगे कि भाई कलर भी बता दो अगर कलर प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो कॉम्प्लेक्स शोज, ये पॉइंट 1 चल रहा है, द कॉम्प्लेक्स शोज कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब हो गया कि भाई देख, अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स अपने पास है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर ड्यू टू, इसमें लिख देता हूं, ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between the T2G and the EG orbitals. EG और T2G orbital, है ना? Between the T2G and the EG orbitals. तो अपन क्या कहेंगे कि भाई देख, ऐसे अपन लिखते हैं T2G और EG। ये EG मतलब 2 वर्ड हो गए और T2G मतलब 3 हो गए, मतलब गया T2G और EG। वो एनर्जी जेनरेट ट्रांजिशन टू एनर्जी जेनरेट, ऐसे फुल फॉर्म ओलंपियाड वगैरह थोड़ी देना और फुटबॉल भी पूछेंगे कुछ भी पूछेंगे तो वो भी लिखते हैं जो गलत पड़ती है। तो अपन कहेंगे एनर्जी जेनरेट, ठीक है। अब होगा क्या कि इधर अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है इन सब में, तो ये पूरा फील्ड है, ये 2 फील्ड है, इधर एक इलेक्ट्रॉन, तो भी उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन में कलर्ड हो, और ये इलेक्ट्रॉन जो यहां प्रेजेंट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो यहां प्रेजेंट होते हैं, ये आपस में ट्रांजिट करते हैं, तो अपन कहेंगे करो ट्रांजिट, दिखाओ कैसे करना। तो अपन कहेंगे देख भाई, अब अपन सनलाइट यूज करते हैं, राइट, अपन यूज करते हैं। अब अपन कहेंगे अब आप मुझे ये बताओ कि कॉम्प्लेक्स है कौन सा। मैंने अभी थोड़ा इजी है, एक में स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एक में वीक। अपन क्या कहेंगे, अगर लिगेंड वीक है तो इन दोनों के बीच में गैप कम होगा, तो बड़े वाले वेवलेंथ से कम चलता है, मतलब कम एनर्जी यूज करना है अपन को ट्रांजिशन के लिए, वीक लिगेंड है। तो अगर इधर वाले यूज होंगे ट्रांजिशन के लिए कम एनर्जी वाले, तो ज्यादा एनर्जी वाले इमिट करेंगे, दैट इज ज्यादा एनर्जी वाला कॉम्प्लीमेंट। मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं, अगर आपने कहा अच्छा मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है उसमें रेड कलर यूज होता है ट्रांजिशन के लिए, तो अपन कहेंगे ठीक है वायलेट इमिट करता है, और वायलेट की जगह ब्लू हो जाएगा, और लेकिन इमिट वही करेगा जिसका एनर्जी ज्यादा हो और वेवलेंथ कम हो। गॉट माय पॉइंट। और अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो इनमें गैप क्या होगा, अपन को ज्यादा एनर्जी वाला वेवलेंथ चाहिए, कम एनर्जी वाला, शॉर्टर वेवलेंथ चाहिए और ज्यादा एनर्जी वाला वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपन को वेवलेंथ पूछोगे तो भी बता दूंगा कि इन दोनों में अच्छा बताओ किसके जो कलर इमिट होगा, इमिटेड कलर का वेवलेंथ किसमें ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन के लिए यूज छोटा, ये वाला एनर्जी कम एनर्जी वाला यूज होगा तो इमिट बड़ा एनर्जी वाला होगा। इसमें लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा गैप होगा, तो आपको ज्यादा एनर्जी वाला चाहिए तो कम एनर्जी वाला इमिट करेगा। इमिटेड वेवलेंथ लिखा उल्टा, अब वो डिपेंड, यहां पर आप फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं कि वो है इसके बदले वैसे नहीं, क्वेश्चन पूछेंगे तो अपन बता। अब अपन से सीक्वेंस पूछ सकते हैं, अच्छा बताओ किसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेटेड, बताएंगे लिगेंड के इसमें।
चलो अब अच्छा एक और बात, अपन जो थोड़ा बहुत तो अपन प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं, पता है ऐसे मतलब ऐसे थोड़ा प्रेडिक्ट करेंगे अपन कि अगर आप कहोगे कि बताओ ब्लू लाइट एब्सॉर्ब हुआ तो बताओ इमिट कौन सा होगा, तो अपन कहेंगे अच्छा ऑरेंज इमिट, राइट। अगर रेड एब्सॉर्ब हुआ तो बताओ ग्रीन वाला इमिट, इतना ही बता सकते। और क्वेश्चन भी वो ऐसे बनाएंगे, ब्लू वाला एब्सॉर्ब हुआ तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं होगा कि ग्रीन वायलेट इंडिगो इधर वाले या वो ज्यादा यूज करेंगे या ग्रीनिश येलो इस टाइप से, एक ही ऑप्शन में लिखा होगा कि ऑरेंज वाला है। मतलब वो अपन को अच्छा खासा डिफरेंस देते हैं, यूज नहीं। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि अपन को चार ऑप्शन गिवन है और उन्होंने पूछा बताओ कौन सा कॉम्प्लेक्स रेड कलर एमिट करेगा, तो अपन भिड़ेंगे नहीं उसमें, अपन कहेंगे बाकी तीन ऑप्शन जो होंगे ना वो डायमैग्नेटिक, हमको कैसे पता, किसी को देख के बता दे, राइट ना। तो वो तो अपने माइंड की गेम से कि माइंड गेम कर रहे हैं कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव रेड कलर, अपन घबरा गए ये रेड कलर कैसे, ये तो कभी सर ने बताया नहीं। इसका मतलब बाकी सब जो होंगे वो या तो ज्यादा प्रॉब्लम है ऑड वन आउट निकाल, ठीक है, कैलकुलेट करके देखते हैं ऑड वाला कौन सा है, वही आंसर है। तो इस टाइप से भी अपन से पूछ एक्चुअली जब ऑफलाइन होता है ना तो केमिस्ट्री अपन को क्लास के अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इधर ही अपन इतना ज्यादा सीधी सीधी बात करते हैं ना कि कंफ्यूजन का कोई रोल ही नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो सर ने कहा था बस उसी को फॉलो करना, खत्म होगा। अब अपन अब ये कॉम्प्लेक्स का डीडी ट्रांजिशन वाला पार्ट खत्म, इसमें अपन कलर वलर जो भी आएगा वेवलेंथ से रिलेटेड ऑप्शंस बना के वो पूछेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, मतलब कोई और भी लेक्चर है, मतलब टाइम भी हो गया, लेक्चर कब तक है? अच्छा लेक्चर है आज, तो ठीक है ना, लेक्चर तो है ही ना। कब से तुम्हारा 2:30 है, कब से 1:45 से, मतलब ठीक है फिर अपन यही रुक जाओ क्योंकि इसको मैं रश नहीं, तो ये 5-7 मिनट दो तो मतलब खत्म ही कर चलेगा, क्या करोगे मतलब वैसे भी बात ही करोगे और कुछ नहीं। और वो लोग तो घर पे ही बैठे हैं उनका। दूसरा पॉइंट पे अपन क्या लिखेंगे, द कॉम्प्लेक्सिटीज which are colored without unpaired electron is due to ligand metal charge, due to ligand metal charge। अब होते तो बहुत सारे कंपाउंड्स, लेकिन अपन पढ़ेंगे कुछ एक कंपाउंड भी, जैसे कि KMnO4, अपन कहेंगे इसमें Mn हटा भी दोगे ना कलर तो उसका पर्पल ही रहेगा, चाहे आप अमोनियम डाल दो चाहे आप हाइड्रोजन डाल दो, क्योंकि उसमें चार्ज ट्रांसफर जो है ना Mn जो है उसमें कलर जो है वो लीगेंड जो है वो ऑक्सीजन नेगेटिव है और ये अपना चार्ज मेटल की तरफ ट्रांसफर करेगा, ऐसे कोडिलोलाइजेशन, जैसे बेंजीन थोड़ा सा ब्लूइश कलर होता है, रीजन रेजोनेंस कलर, अगर किसी में डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज है तो भी वो कलर दिखता है, राइट। Cr2O7 2 ऑरेंज ही होगा चाहे आप कोई भी कटाइन डाल, ये पर्पल ही होगा चाहे आप कोई भी इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन दे आर कलर्ड ड्यू टू लिविंग मेटल चार्ज। CrO4 2 नेगेटिव येलो ही होगा,
MnO4 2 नेगेटिव ग्रीन ही होगा, चाहे कुछ भी है, इतने तो अपन को पता होनी चाहिए, राइट। थर्ड पॉइंट अपन को पता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, इससे भी कलर आता है, राइट ना। जैसे लिथियम क्लोराइड है, इट इज कलरलेस, सोडियम क्लोराइड है, इट इज कलरलेस, पोटेशियम क्लोराइड है, इट इज कलरलेस, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्सेप्टेंस दिस इज pink, this is yellow and this is violet because of the presence of F center, ZNO, that is yellow। अगर F center present है तो yellow होगा, अपन ने पढ़ा भी है। ZNO white होता है, लेकिन अगर इसको हीट करेंगे तो इसमें F center जनरेट होगा, it becomes yellow, बट कूलिंग के बाद वापस नहीं, right? They are because of the F centers, this is because of the F centers, EBO that becomes red, F centers, हीट करोगे तो ऐसे, कूल करोगे तो वापस, तब भी कलर, राइट। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर से भी आएगा, डीडी ट्रांजिशन से भी आएगा कॉम्प्लेक्स में, मतलब व्हाट आर द रीजन जिससे कि कलर आता है। और एक होता है कोट वाला, क्या होता है, फजान रूल, पोलराइजेशन का, पोलराइजेशन से भी कलर आता है। जैसे AgCl व्हाइट होता है, AgBr इज लाइट येलो और AgI इज येलो, ये व्हाइट होता है, ये लाइट येलो होता है, मतलब पेल येलो बोलते हैं अपन उसे, और ये येलो पिगमेंट होता है। ऐसे ही PbCl2, PbBr2 और PbI2, that is due to polarization। HgCl2 it is white, HgI2 it is red, it is because of polarization। तो पोलराइजेशन मतलब फजान रूल, उस टाइप से भी कलर, ये अपना कलर्स खत्म, मतलब बहुत सारे रीजंस जो कि अपन बता सकते हैं कलर आने के लिए। ज्यादा स्टूडेंट मैथ्स पढ़ता है, फिजिक्स पढ़ता है, फिर केमिस्ट्री पढ़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इजी होता है केमिस्ट्री और मैथ्स। लेकिन स्टूडेंट सोचता है यार इतना याद भी तो रखना पड़ेगा, है ना। यार बहुत सारे स्टूडेंट जो याद भी रख लेते हैं, याद भी लगा लेते हैं।